नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या आईएएस में। तो मित्रों, आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में ये चौथा पार्ट होगा। तो जिन्होंने अभी तक 3 पार्ट नहीं देखा वो 3 पार्ट देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपको अन्यत्र देखने को शायद ही मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1867 और ऑप्शन डी 1892। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों 1892। 1892 में मित्रों महत्वपूर्ण प्रावधान था कि चुनाव पद्धति की शुरुआत हो जाती है। और ये जो अधिनियम आया यह 1861 के बाद आया। और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि हो गई और केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 16 निर्धारित कर दी गई। और मित्रों, वायसराय के सदस्यों के नामांकन का अधिकार सुरक्षित रखा गया। और इसमें परिषद को के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछने का अधिकार बजट पर किस अधिनियम के एक्ट के द्वारा मिला? तो 1892 के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पे इस विषय पे चर्चा कर दी। और यहाँ पे प्रांतीय विधानमंडलों को बम्बई तथा मद्रास में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा बढ़ा दिया गया। तो मित्रों, ये सब जो चीज़ें थी ये फैक्ट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसमें कुछ और बातें भी थी कि इस अधिनियम में तो चुनाव प्रणाली को तो स्वीकार किया गया था परंतु स्पष्ट ढंग से नहीं। विधानमंडलों की शक्तियाँ बहुत सीमित थी। सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चुनाव की विधियाँ संतोषजनक अगर कहा जाए तो नहीं थी। सिद्धांत रूप से अगर हम इस अधिनियम को देखें तो हम लोग यह अधिनियम अखिल भारतीय कांग्रेस की मांगों से काफ़ी कम थी, फिर भी एक सकारात्मक प्रयास था। और ये भारतीय विधानमंडल के जो सदस्यों को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। निर्वाचन की पद्धति इसमें क्या थी? पूर्णतया अप्रत्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी गई। तो मैंने कहा कि ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो इस विषय में चर्चा कर दिए। नेक्स्ट कह रहा है 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मित्रों। तो देखिए यहाँ पे जो है ए वाला देखिए, ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है ये। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक गतिविधियों में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शाही तथा प्रांतीय वैधानिक काउंसिलों में विस्तार हुआ। बी कह रहा है राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से संतुष्ट थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों, यहाँ पे मैं बता दूं, इसमें जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए है, केवल दो है, केवल एक और दो है, केवल दो है। तो इसमें और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग मित्रों ए कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 1892 काउंसिल एक्ट से संबंधित विचार क्या थे कि राष्ट्रीय आंदोलनों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक कार्यविधियों में परिवर्तन हेतु बाध्य किया, जिसके परिणामस्वरूप शाही तथा वैधानिक काउंसिल का विस्तार हुआ। तो यहाँ 1892 का अधिनियम ने, मैंने बताया कि चुनाव पद्धति की शुरुआत हो गई थी, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव परिवर्तन हुआ, अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता था। हालांकि चुनाव की विधियां संतोषजनक न थी, लेकिन जो निर्वाचन की पद्धति थी पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी गई।
तो ये सब चीज़ें थी 1892 से संबंधित। महत्वपूर्ण था क्या था, चुनाव पद्धति। नेक्स्ट देखिएगा, पिट्स। पिट्स के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। ए, लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। बी कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। सी कह रहा है नियंत्रण मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंध करना था। और डी कह रहा है कि कंपनी को केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंध संचालक मंडल को करना था। तो मित्रों, इसका जो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आप जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों के एक दूसरे से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को लेकर ही लॉर्ड नॉर्थ की फॉक्स की मिलीजुली सरकार को लंदन में त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। तो महत्वपूर्ण था, मैंने कहा कि कंपनी के वाणिज्य संबंधित विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधित मामलों में एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखा गया। और एक इस नियंत्रण में बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य भी थे। और मित्रों, यहाँ पे मैं बता दूं कि इस अधिनियम के अनुसार बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी भी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दी गई। महत्वपूर्ण था कि तथा मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया था, तो गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनकी परिषद के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया था। और इस अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, द्वैध शासन की शुरुआत हो यहीं से मानी जाती है। आपके यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। एक कंपनी के द्वारा, दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा। यानी द्वैध शासन के मतलब हो गया, एक कंपनी देखेगी, दूसरा संसदीय बोर्ड देखेगा। कंपनी का कार्य क्या था, व्यापार करना। संसदीय बोर्ड का काम क्या था, यहाँ का प्रशासन देखना। इस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, जिसके मुख्य कार्य डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करता था। इस अधिनियम से कार्यकारिणी पार्षदों की संख्या 3 रह गई जिसमें एक मुख्य सेनापति था। अब इसके विषय में हर्बक ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा था, मित्रों, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ऐसा अच्छा तथा दक्ष उपाय जैसा कि कोई मनुष्य बना सकता है। तो मैंने कहा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था वो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। इसमें द्वैध शासन की शुरुआत होती जो 1858 तक चली। और ये एक ऐसा इंडियन एक्ट आया जिसमें कि किसी भारत के मामले को लेकर ब्रिटेन में गवर्नमेंट गिर जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या कर दिया गया, एक अलग दिशा दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से अलग अलग किया गया। यानी गवर्नर जनरल जो था वो प्रशासन देखता था और कंपनी का कार्य व्यापार करना था। गवर्नर जनरल क्या करता था कि देश में सैनिक का, प्रशासन का कार्य देखता था। तो मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रकार कंपनी में केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन संचालक मंडल, कंट्रोलर के माध्यम से हो रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया। ए 1858, बी 1861, सी 1892 और डी 1902। तो मित्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1861। 1861 में जो है मित्रों कि किस कानून के तहत वायसराय को कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दे दिया गया, तो 1861 में। तो मित्रों यहाँ पे मैं बता दूँ इसके अधिनियम के बारे में
कुछ जो फैक्ट है कि 1861 के अधिनियम में भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं को जन्म दिया गया। रिप्रेजेंटेटिव जो संस्था थी यानी इंस्टीट्यूशन था उसको जन्म दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान इसी के माध्यम से दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा 1861 के समय अगर पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। और लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंप कर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली, यानी हर विभाग बना दिया। विभागीय व्यवस्था का जन्म 1861 में होता है। और वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी यहाँ पे सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, वृद्धि हो गई, सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो गई मित्रों। और क्या हो गया, यहाँ पे सदस्यों की संख्या जो है वृद्धि कर दी गई, जो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। और क्या था, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा इनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिनियम में बम्बई तथा मद्रास प्रांत की परिषदों को अपने लिए कानून तथा उसमें संशोधन का अधिकार दे दिया गया। इसी अध्यादेश में क्रियाशीलता में केवल 6 माह के लिए निर्धारित किया गया। और वायसराय को संकटकालीन समय में विधान परिषद की सलाह के बिना भी ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। और विधान परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित थी, सदस्यों को प्रशासन अथवा वित्त संबंधित प्रश्नों को पूछने का कोई अधिकार नहीं था। तो मैंने कहा ये इस तरह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है 1861 का जो है आया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। ए, रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया। बी कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिग्रहण पर निषेध लगा दिया। सी कह रहा है 1853 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत हुई। और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य है। तो इस प्रकार सभी कथन सही हो जाएगा। क्यों मित्रों, की रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया था। ठीक है, संसदीय शासन स्थापित होता है, ब्रिटेन काउन के अंदर आते हैं, यानी ब्रिटिश कंपनी की कब्र बन जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिग्रहण पर निषेध लगा दिया था। 1853 का चार्टर में जो है लोक सेवा, ध्यान दीजिएगा 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया था, यहाँ पे इसके बारे में बता दें। 1853 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग करके एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना 1853 के तहत की गई। विधान परिषद के 12 सदस्य होते थे, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। और यहाँ पे मित्रों 1853 के अधिनियम में सब प्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना की गई। यहाँ पहले संसद का नाम न लेकर विधानमंडल की बात की गई, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई। इस अधिनियम में कंपनी के डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए, जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। और इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार कहाँ से मिला, तो 1853 के अधिनियम के द्वारा, यानी विधित सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बना दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों आगे, कि इसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। तो ये लॉर्ड विलियम केविंड्स बेंटिंक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो मैंने कहा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कहा जाता है कि ये 1829 में राजा राम मोहन द्वारा प्रस्तावित सती प्रथा को पूर्णतया बंद कर दिए। और ये भारत में कुछ अच्छे कार्य के लिए भी जाने जाते हैं, यानी सोशल रिफॉर्म की जो शुरुआत होती है हिंदू धर्म में, तो विलियम बेंटिक के प्रयासों के माध्यम से ही ये शुरू होती है। और इनके माध्यम से 1829 में जब ये आए तो मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की बात कही। तो इस प्रकार भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही पड़ी। तो चलिए मित्रों, यहाँ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें था मैं हमने बता दिया। अब देखिए आगे कि 1793 में बंगाल रेजोल्यूशन की विशेष लक्षण क्या थे। 1793 का जो बंगाल रेजोल्यूशन था उसमें क्या बातें थी, तो देखो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था,
कह रहा है। दूसरा कह रहा है उसने अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया। तीसरा कह रहा सभी ही उसमें हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृत विधि का स्थान दिया गया और उसमें विधि आयोग की नियुक्ति का बंद किया। तो इस प्रकार जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, उसमें हिंदुओं और मुस्लिमों को स्वीकृत विधियों का को भी स्थान दिया। देख लेते हैं 1793 का जो ये अधिनियम है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी मित्रों। तो 1793 के चार्टर एक्ट जब पारित किया गया, तो इससे पहले एक चार्टर एक्ट पारित हो गया, तो उसका क्या नाम था, तो 1786 का अधिनियम, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी के अधिकारों को एक तरह से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। और यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता है तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। और मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। यानी इन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा, जो 1919 तक जारी रहा। यानी भारतीय कोष से वेतन मिलने की शुरुआत 1793 के एक्ट के माध्यम से होती है। तो जहाँ जो इम्पोर्टेंट एक्ट होता है मैं उस पर चर्चाएँ कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। इसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। ये तो पूर्णतया गलत है, क्योंकि इसी में अधिकार दिया गया था। दूसरा कह रहा है इसमें भारत में औद्योगिकरण पर जोर दिया। तीसरा कह रहा है इसने इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। और इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई। तो ये भी गलत है। चलिए 1813 की बात हो रही है, तो इस एक्ट में भी हम लोग कुछ देख लेते हैं जो मेन मेन बातें हैं। तो 1813 की जो बात आती है, सबसे पहले ये कब आया, तो ये 1792 के चार्टर एक्ट के बाद आता है। चार्टर एक्ट क्या होता है, जो विभिन्न समय समय पर 20 साल या 10 साल के अंतराल में जब समीक्षा की जाती है, तो समीक्षा में जो कमियां रहती उसको दूर करने के लिए भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी वह समय समय पर चार्टर एक्ट के माध्यम से संशोधन करती है। तो चलो मित्रों देखते हैं 1813 की जो मुख्य बातें थी कि भारत अंग्रेज के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण, यानी हमने कहा ना कि इसमें जो है व्यापारिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहे थे कंपनी के, यानी यूरोपीय व्यापार बंद होने के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। यानी अब कंपनी के अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। इसमें चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसको चीन के साथ और चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा, यानी कंपनी का जो व्यापार होता था तो केवल चीन के साथ, वो भी चाय का ही व्यापार हो रहा था। प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई। यानी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड का अधीक्षण तथा नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया अपितु तो उसका विस्तार भी हुआ। इस एक्ट के माध्यम से मित्रों 1 लाख रुपया प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुद्धार के लिए रखा गया। यह भारत संबंधित अंग्रेजी घोषणा में अपना एक अलग महत्व रखता है मित्रों। तो मैंने कहा कि इसमें मेन बातें क्या थी कि इसमें भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था। और चलो मित्रों आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1833। तो मित्रों चार्टर एक्ट 1853, इस क्वेश्चन में इस हमने पहले ही बता दिया कि 1853 में संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना हो गई और विधान परिषद क्रियाशील हो गई। यानी अब इसमें देखो मित्रों 1853 का जो मेन एक्ट है, इसमें कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया गया।
कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया गया और भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। और विधान परिषद के सदस्य कितने होते थे? तो 12 सदस्य, जिसमें मेन जो थे कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद। और ये 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश होते थे, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता था, बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा 4 प्रांतों के प्रांतीय प्रतिनिधित्व शामिल होते थे। और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। पहली बार हम लोग क्या देखते हैं? पहली बार विधान परिषद देखते हैं 1853 के अधिनियम के तहत। 12 सदस्य देखते हैं, जिसमें कमांडर चीफ होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, उनके साथ 6 सदस्य, 4 सदस्य और 6 सभासद होते हैं। और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा। बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा के कुछ मतलब प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है कई क्षेत्रों से। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल अब रोक भी सकता है, यानी गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर आ गई थी। यानी 1853 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना का प्रयास किया गया। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम दिया गया। कब दिया गया? 1885, बी 1886, सी 1889 और डी 1900। तो मित्रों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1885 में। अब 1885 की कुछ मुख्य बातें हैं कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। 28 दिसंबर को मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय से भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है। विमलेश चंद्र बनर्जी जो इसके अध्यक्ष होते हैं। और कांग्रेस का निर्माण करने का उद्देश्य भारतीयों की आवाज़ों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया गया जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और यह जो संगठन था, यह पढ़े लिखे लोगों का संगठन था। और इस तरह बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। तो ये सब चीज़ें था मित्रों, जो यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1772, 1774, 1776, 1778। तो राइट ऑप्शन मित्रों हो जाएगा 1774 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया? तो मित्रों, यहाँ पे 1786 के एक्ट के माध्यम से मिलता है। अब 1786 की जो मुख्य बातें हैं मित्रों, उसको भी यहाँ पे चर्चा कर ली जाती है कि क्या थी 1786 की बातें। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 1786 जो था पीठ के बाद आता है, यानी 1784 के बाद, 1784 के पीठ के बाद आता है 1786। इसमें क्या जाता है कि कार्यपालिका को भारत का गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। क्या उद्देश्य रहता है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य अगर पूछा जाए 1786 का मुख्य उद्देश्य, तो कार्यपालिका को भारत का गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल में निहित हो गई। और गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, उसे लागू कर सकता था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1786 का एक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता सर्वप्रथम कब मिली? 1937, 1940, 1947, 1932। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1937। 37 में आप लोग देखेंगे कि भारत में चुनाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है मित्रों? तो चुनाव देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार 1937 का जो नियम था, वो पूर्णतया भारत में एक चुनाव पद्धति देखने का मौका मिलता है प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल इंडिया वुमेन्स की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हो। और साइमन गो बैक का नारा भी इसी दिन दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, द्वैध शासन के जनक कौन है? द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो मैंने बताया था कि द्वैध शासन का आरंभ 1919 के
मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दिखता है। और उसमें केंद्र में और राज्य में दो तरह की विधान परिषद और विधानसभाओं का गठन किया गया था। और उसका विघटन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो लियोनियल कार्टिस को जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 106 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को मद्रास मुंबई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये इसमें जो राइट ऑप्शन मित्रों दिख रहा है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट देखिएगा भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसमें भी मैं कुछ मुख्य बातों को यहाँ जिक्र कर दूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि 1919 में क्या बातें की गई थी। तो नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर सर्वप्रथम क्या आते हैं तो वायसराय आते हैं लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो क्या रहते हैं वायसराय रहते हैं। और इन्होंने भारत में सबसे पहले क्या किया कि भारत में एक तरह से पृथक निर्वाचन की बात की। मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की। इसी अधिनियम के बारे में के एम मुंशी के अनुसार कहा जाता है कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। प्रश्न पूछता है कि किसने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला तो के एम मुंशी दूसरा प्रश्न बना। तीसरा कुछ लॉर्ड मिंटो ने के पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले ने लिखा क्या लिखते हैं कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। कौन लिखते हैं लॉर्ड मॉर्ले ने लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। और इस अधिनियम में मताधिकार के संबंध में हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया। क्या किया गया हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया। प्रश्न बनेगा कि हिंदुओं के साथ किस अधिनियम के अन्याय किया गया तो ऑप्शन होगा 1909। पृथक निर्वाचन की बात की गई हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिखावा मात्र था क्योंकि सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में जाते थे। इस अधिनियम के बारे में मजूमदार भी कुछ टिप्पणी करते हैं। और 1909 में की सुधार में केवल चंद्रमा की चांदी के समान है बोलते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था। तो मैंने कहा अगर प्रश्न पूछेगा 1919 के मार्ले मिंटो के समय वायसराय कौन था तो लॉर्ड मिंटो थे। किसके बाद आए तो 1906 के कर्जन के बाद वायसराय लॉर्ड मिंटो आते हैं। और इन्होंने क्या कार्य किया तो इन्होंने देश को बांटो और राज करो ऐसे नाक के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। कौन कह रहा है लॉर्ड मार्ले कह रहे हैं। 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को निर्माण विधि तथा प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व दिया गया। और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहे जाते हैं। मिंटो कौन रहते हैं तो मिंटो वायसराय रहते हैं। मार्ले क्या रहते हैं भारत सचिव रहते हैं। और इसमें जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी जिसमें 32 सदस्य गैर सरकारी सदस्यों में से 27 राज्य निर्वाचित होते थे और 5 नॉमिनेटेड होते थे। निर्णायक मंडल को 3 भागों में भी बांटा गया था समान निर्वाचक वर्ग वर्गीय निर्वाचक वर्ग और विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। और परिषदों के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उत्तर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया तो ऑप्शन आपका मद्रास सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या आप अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा तो वर्तमान में 17 नगर निगम है और 17 नगर निगम का नाम है शाहजहाँपुर यूपी का। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष पद को संभाला हुआ था। सर अब्दुल रहीम, जीवी मावलंकर, अनंत संयम अयंगर, विट्ठल भाई पटेल। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखिएगा
110वां क्वेश्चन कि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिएगा 1919 के मार्ले मिंटो सुधार में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने बताया कि इसका नामांकन ब्रिटिश सांसद मिंटो मार्ले के नाम पर रखा गया। अच्छा, और दूसरा क्या रहा, इसमें विधान परिषदों की निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि कर शासन का उपबंध किया गया। इनमें ऐसे उपबंध अंतरिक्ष जिसमें सुनिश्चित ब्रिटिश सरकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखने के कथनों में कौन सा सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन देख लेंगे, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो एक तीन और केवल एक दो तीन। तो अगर इसके ऑप्शन की बात कर ली जाए तो केवल दो और तीन होंगे। तो देखिए मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। तो चलिए मित्रों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो धन्यवाद।